हो गया? ठीक है, सो वी हैव टू स्टार्ट विद द यूनिट नंबर 1। ठीक है, लिख लो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन। कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशन। बोर्ड भी करना आज हमने, पहले हमें इंट्रोडक्शन पढ़नी है। अच्छा, एनसीईआरटी बुक में ना पहले एक चैप्टर होता था जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स होती थी कि फिजिक्स क्यों पढ़े। ठीक है, अब नहीं है वो। ठीक है, उसमें बेसिक टाइप ऑफ फोर्सेस बताई हुई थी कि छोटी चीजें कैसे मेजर करते हैं, बड़ी कैसे मेजर करते हैं, इंट्रोडक्शन दी हुई थी, अब वो नहीं है। ठीक है, हमारा डायरेक्ट काम कहां से शुरू होना है? यूनिट्स एंड डायमेंशन से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने फिजिक्स में पढ़ना क्या है। हमने फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है। अपनी कॉपी पे लिख लो फिजिकल क्वांटिटी। कोई बताएगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसको हम मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, क्या इमोशंस या हैप्पीनेस मेजर हो सकती है? नहीं, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी विच वी कैन मेजर। ठीक है, सबसे पहले कितने टाइप्स की होती है? स्केलर एंड वेक्टर। अभी तक जितनी क्वांटिटीज आपने ऐड सब्ट्रैक्ट की होंगी ना टिल क्लास 10, वो सारी कौन सी थी? स्केलर ही थी। ठीक है, वेक्टर एडिशन अभी तक पढ़ी ही नहीं आपने, वो अभी आपने +1 में करनी है, मोशन इन 2 डायमेंशन में। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर कौन सी होती है? जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आगे आती है फंडामेंटल, और दूसरी कौन सी आती है? डिराइव्ड। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि आपके पास कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं? 7 फंडामेंटल है। ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है पेपर में, हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर? 7। ठीक है, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। टोटल 9 बेसिक क्वांटिटीज आपने पढ़नी है, 7 फंडामेंटल और 2 यूनिट्स हैं। ठीक है, और डिराइव्ड कितनी है? 85 प्लस। 85 प्लस इसलिए कह रहा हूं, 85 भी छोड़ो, 90 प्लस ही लिखो। आपकी क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक के बिल्कुल लास्ट पेज से चले जाना, उसमें आपको ना 93 के अराउंड फंडामेंटल एंड फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड मिलेंगी। ठीक है, जैसे प्राइम नंबर होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, कौन से नंबर्स मिलते हैं? प्राइम को मल्टीप्लाई करके क्या मिलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। ऐसे ही फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज को डिवाइड करके, ऐड करके, मल्टीप्लाई करके, पावर रेस करके क्या मिलेगा? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर होगी? पहले 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पहले पढ़ते हैं, लिखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? हाँ जी, हाँ, कोई उसके ऊपर लिखी जाए भाई, जिनके पास नोट्स है तो आप नोट्स के ऊपर ही लिखते जाना चाहे। ठीक है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा उसी के ऊपर लिख लेना। देखो सबसे पहले कौन सी है? मास। सिंबल क्या है? एम। बेटे आवाज ना आए, सामने देखो सारे। सेकंड कौन सी है? सिंबल क्या है? एल। मैं दोबारा नहीं कहना, ठीक है, सीधे होकर बैठो। टाइम। ठीक है, ये 3 तो मेजरली यूज होंगे। +1 में मोर देन 60% फिजिकल क्वांटिटीज एमएलटी बेस्ड होंगे। आप इवन जिनके फॉर्मूले जब लर्न करोगे आप बोलोगे एमएलटी फॉर्मूला। ठीक है, मोर देन 60% एमएलटी बेस्ड है। फिर आता है आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर टी है, टाइम टी है, तो सिंबल सेम नहीं रखना। इसका एसआई यूनिट होता है केल्विन, पढ़ा ना आपने 9th क्लास में, तो के से डिनोट करेंगे। फिर आएगा आपके पास करंट, आई भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो। ठीक है, कहीं बुक में आई यूज करेंगे, कहीं बुक में ए यूज करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में आपने 9th में किया था मोल्स, ये थे नंबर ऑफ मोल्स। जहां पे गैसेस को ट्रीट करेंगे ना, मास हमेशा क्या होता है? वाटर हो, लिक्विड और सॉलिड हो, किसमें काउंट होता है? किलोग्राम्स में। बट गैसेस को जल्दी किलोग्राम से काउंट नहीं करते, किसमें काउंट करते हैं? मोल्स में। ठीक है, तो जब हम गैसेस को पढ़ेंगे ना, चैप्टर आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स, उसमें सारी गैसेस किसमें काउंट होगी? मोल्स में। और लास्ट क्या है? ल्यूमिनस। इसका यूनिट क्या है? कैंडला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है? ये ट्यूबलाइट है, इसको देखो सारे, क्या आपकी आई को पिंच कर रही है ट्यूबलाइट? अगर मैं टेबल पे खड़े होकर इसको देखूं फिर क्या होगा?
पिंच करनी शुरू कर देगी, ट्यूबलाइट तो सेम है, डिफरेंस किस चीज का आया, डिस्टेंस। अगर आपने सोर्स ऑफ लाइट से डिस्टेंस कम कर दिया, यू विल परसीव मोर इंटेंसिटी, आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या फील होगी, ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल है मैरिज पैलेस होते हैं या रिजॉर्ट होते हैं, वहां पे डीजे लगता है, ठीक है, अगर डीजे के पास खड़े हो तो म्यूजिक नॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और वही अगर आप वहां से 2-3 किलोमीटर दूर कहीं रह रहे हो और आपको गाने सुन रहे हो तो बड़ी अच्छी नींद आएगी, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, प्लेजेंट, ऐसे होगा ना। डिफरेंस किस चीज का है, डिस्टेंस का। इंटेंसिटी, लाइट ने अभी भी एनर्जी उतनी रिलीज की है जितनी मैं टेबल पे चढ़ के देखूंगा तब भी एनर्जी रिलीज क्या है, सेम, बट इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड और एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यहां तक लाइट को मेरी आई तक आने में टाइम ज्यादा लगेगा कि अगर मैं बिल्कुल टेबल टॉप पे चढ़ जाऊं तब, टेबल टॉप पे चढ़ जाए तो टाइम ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ये क्वांटिटी पूरी प्लस वन प्लस टू में नहीं पढ़नी, कहीं नहीं आनी, कैंडल लाइट कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 15 इयर्स पहले सिलेबस में होता था फोटोमेट्री, प्लस टू में फोटोमेट्री निकल गई हुई है, अब सिलेबस में नहीं है वो, ठीक है। तो आपको ये 7th क्वांटिटी कहीं नहीं मिलेगी, पहले 6 मिल जाएंगी, ठीक है, क्लियर हो गया। पहले कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7, सिंबल्स क्लियर हो गए सभी के, ये नहीं भूलने आपने, पेपर में होता है 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, राइट ऑल द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है सारी लिख के दो, ठीक है, तो आपने याद रखना है। यहां से सिलेबस शुरू हो रहा है मेन आपका। और अब 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, पहला कौन है, एंगल, कौन सा वाला, अब प्लेन एंगल के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, जो डिस्कशन आपकी मैथमेटिक्स में भी काम आएगी, फिजिक्स में तो आनी आनी है। सबसे पहले प्लेन एंगल सिंबल क्या होता है, थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ये हमेशा 2D फिगर में होता है, याद करो ये रेफरेंस लाइन थी, यहां से यहां तक गए, यहां तक पहुंच गए, ये क्लॉकवाइज टर्न करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि एंगल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंगल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, कॉपी पे लिख लो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज क्या होगा, नेगेटिव। ये रेडियस है, ये ए से बी तक ये ट्रेवल क्या किया, इट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी, ए टू बी इज अ कर्व और स्ट्रेट पाथ, आर्क है, कर्व्ड है, इसलिए ये क्या चीज है, इसको डिस्टेंस कहना है, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट कैसे होता है, देखो अगर मैं इस पॉइंट को इससे डायरेक्ट ज्वाइन कर दूं स्ट्रेट, तो ये क्या होगा, ये जो ए बी कर्व्ड है इसको बोलते हैं आर्क, और जो ए बी स्ट्रेट लाइन इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, समझ लगी। तो डिस्प्लेसमेंट इज कॉर्ड, डिस्टेंस इज आर्क, क्लियर होगी चीज। और ये आर्क लेंथ है, थीटा निकल गया फॉर्मूले में, थीटा का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन, बट हम जनरल यूनिट क्या यूज करते हैं, डिग्री। याद रखना है 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई, अगर 360 डिग्री हो जाए तो कितने रेडियन हो गए, 2 पाई। याद रखो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, सिंगल डैश का मीनिंग मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ये चीज क्लियर हो गई पहले, कोई डाउट पहले, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, कन्वर्ट, कन्वर्ट, हाँ जी बेटे लिखी जो, ठीक है, ये यहां तक पहले देखो, कोई डाउट पहले, आपको एंगल्स डिग्री में होंगे, कैलकुलेशन में आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, जैसे लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हो ना, ऐसे एंगल कभी डिग्री में कैलकुलेट नहीं करना, कभी नहीं करना, हमेशा उसको किसमें चेंज करना है, रेडियंस में। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करवाता हूं, लिखो कन्वर्ट 36 डिग्री 30 मिनट, 36 डिग्री 30 मिनट चल रही है, इंटू 36 डिग्री 30 मिनट इंटू रेडियंस, 36 डिग्री 30 मिनट को किसमें कन्वर्ट करना, आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले एंगल क्या है, 36 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, ध्यान से देखो कन्वर्जन लिखी हुई है, कंप्लीट एंगल शुड बी इन डिग्रीज, कंप्लीट एंगल किसमें होना चाहिए, डिग्री में। क्या ये कंप्लीट एंगल डिग्री में है, इसको ऐसे लिखो पहले 36 डिग्री अलग प्लस 30 मिनट, ठीक है। तो बताओ भी 1 डिग्री में कितने मिनट है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे,
इसको लिख दो 30 into 1 मिनट। रूल को देखो, 1 डिग्री कितना है, तो 1 मिनट कितना हो गया, 1/60 डिग्री हो गया। इसको 1/60 किया, डिग्री में आ गया, कितना आंसर हो गया, ये भी डिग्री, कटिंग की 0.5 डिग्री। अब क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है कि अनलाइक है? दे कैन बी एडेड और नॉट? क्या 36 डिग्री 30 मिनट्स को ऐड कर सकते थे? यूनिट सेम नहीं थे, अब कर सकते हैं। कितना आ गया, 36.5 डिग्री, यहां तक आ गया। अब रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बताओ 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? 1 डिग्री में कितने होंगे? 36.5 डिग्री। आगे कटिंग कर सकते हो, पाई की वैल्यू चाहे ना पुट करना, ठीक है बेटे। सामने देखो, कलिए नोट, ठीक है। जो भी आता है कटिंग करके कर लोगे ना डिग्रीज में, ये कोई डाउट तो नहीं है इसमें। प्लेन एंगल करना आता है, क्वाड्रेंट भी आते हैं, सारे पढ़े हुए हमने। आगे लिखो सॉलिड एंगल, अब नया एंगल आएगा। टॉप से लिख लिया था ना, सॉलिड एंगल। देखो सॉलिड एंगल किसमें बनता है, पहले 3D सरफेस में बनता है। प्लेन एंगल किसमें बना था, सर्कल में बना था ना, प्लेन सरफेस में। सॉलिड एंगल बनता है 3D सरफेस, कोई भी 3 डायमेंशनल सरफेस होगी। जैसे सपोज करो ये क्या मैंने सरफेस बनाई है, अच्छा ये क्या शो कर रहा है, ये जो नीचे मैंने शेडिंग की है शो कर रहा है सरफेस क्या है, 3D, इसकी थिकनेस है, 2D फिगर नहीं है। यहां पे कोई स्मॉल सरफेस है, ये क्या है, स्मॉल एरिया, क्या कहना है इसको, 3D सरफेस है। जैसे ये अगर मैं इसको कर्व करूं, पेपर को कॉपी कर्व कर दी, यहां पे एक सरफेस कंसिडर कर ली, तो ये जो सरफेस आएगी ये क्या 3D होगी कि 1 डायमेंशन होगी कि 2D? 3D है। इसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है, थिकनेस भी होगी, ठीक है। ये है स्मॉल एरिया, क्या कहना है इसको, अच्छा एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अपनी कॉपी पे टॉप पे लिख लो। एरिया जो होता है स्केलर नहीं होता, एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। आपने 9th-10th में कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पढ़े हुए ना, जहां जहां एरिया आता था दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इस रूम में ये वॉल है, इस वॉल का एरिया है, नोट कर लो कि कैसे नोट करोगे वॉल का एरिया, लेंथ इंटू इसकी डायरेक्शन पता कैसे आएगी, इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड और इनवर्ड क्या है, क्लोज्ड है कि ओपन है, इनवर्ड। आउटवर्ड क्या है, तो इस वॉल का डायरेक्शन एरिया क्या आएगा, दिस साइड। फ्लोर देखो, फ्लोर की डायरेक्शन अपवर्ड होगी कि डाउनवर्ड होगी, अपवर्ड मीन ओपन एयर में। सीलिंग डाउनवर्ड, और ये वाली वॉल सामने वाली, और वो वाली वॉल इस साइड, सामने वाली मेरी तरफ, ठीक है, लग गया पता। ये फिगर क्लोज है, इसका जो एरिया होगा इसके परपेंडिकुलर इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा, इनसाइड होगा कि आउटसाइड, बंद है सरफेस ऐसे। यहाँ पे सरफेस बना लिया मैंने, मार्क कर लिया ये चीज। यहाँ पे एरिया इसका बाहर को ओपन सरफेस में होगा कि अंदर को होगा, ओपन में। हमेशा कहाँ होना है, नॉर्मली आउटवर्ड। लिख लो एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज नॉर्मली आउटवर्ड, डायरेक्शन इज नॉर्मली आउटवर्ड। तो यहाँ पे नॉर्मल परपेंडिकुलर ये बनेगा, एरिया वेक्टर का सिंबल अब होगा स्मॉल एरिया, इसको बोलेंगे डीएस वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, डीएस वेक्टर। कुछ चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा जो हमने आगे भी करनी है, ठीक है। हम सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज क्लियर होगी। डीएस वेक्टर मैंने एरो क्यों डाला है, डायरेक्शन, अगर एरो ना डालते इट वाज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इस पॉइंट पे इस छोटे से सरफेस ने आर्क हमेशा क्या बनाती है, प्लेन एंगल। अपनी कॉपी पे नोट में लिख लो, आर्क फॉर्म्स प्लेन एंगल।
हमने किया ना अभी, जो सर्कल में आर्क होती है वो क्या बनाती है, प्लेन एंगल, ठीक है। वेयर एज एरिया वेक्टर, वेयर एज, बेटे कॉपी पे लिखो, लिख लो, वेयर एज एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या करता है, फॉर्म्स सॉलिड एंगल, एरिया वेक्टर फॉर्म सॉलिड एंगल, ठीक है। कैसे बनता है देखो, इसकी बाउंड्री कैसे ज्वाइन किया, ये एक तरह का क्या नजर आ रहा है, कोन नजर आ रहा है, कोनिकल है, ऐसे बन गया। सो यहां पे एक 3 डायमेंशनल प्लेन एंगल सॉलिड एंगल बनता है, इसको सिंबल क्या होता है, डी ओमेगा। मैंने पहले ही बताया हुआ कि फिजिक्स में किसी क्वांटिटी के आगे अगर डी लग रहा है, बट अगर शो इट इज इमेजिनरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, क्या ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। क्या एरिया मैंने बहुत बड़ा लिया हुआ कि डीएस लिखा कि डेल्टा एस लिखा है, अगर डेल्टा एस लिखता तो मेजरेबल एरिया, इस कॉपी के ऊपर बुक के ऊपर मैं कोई भी एरिया मार्क करूंगा वो डेल्टा एस में आएगा कि डीएस में आएगा, बट अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट लगा दूं वो क्या हो जाएगा, डीएस। तो ये पॉइंट है, ऐसे सपोज करना है जिसकी डायमेंशन वी कैन मेजर, छोटा सा एरिया, उसने सॉलिड एंगल भी क्या बनाना है, छोटा सा, ठीक है। क्लियर हो गया पहले, ठीक है। यहां से यहां तक इसकी पोजीशन को नोट करना है, यहां तक, उसके लिए हम एक वेक्टर चाहिए, उसका नाम होगा आर वेक्टर। तो आपने याद रखना है कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके सिंबल के ऊपर क्या डलता है, एरो, ठीक है। ये मैं पहले इसलिए कर रहा हूं, टॉपिक का पार्ट है, बाकी सारी चीजें डिटेल में नेक्स्ट पीरियड में पढ़नी है, ठीक है। तो कर क्या रहे हैं, सॉलिड एंगल जनरेट कर रहे हैं, स्मॉल एरिया ने पी पॉइंट में कितना सॉलिड एंगल बनाया, डी ओमेगा। पी पॉइंट से लोकेशन ऑफ द एरिया कौन है, आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या सजेस्ट करता है, लिख लो अपनी कॉपी में, आर वेक्टर इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट पी, इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट पी टुवर्ड्स द एरिया वेक्टर, टुवर्ड्स द एरिया वेक्टर। स्नेपाल चल रही, देखिए एन कैमरा, ठीक है। अच्छा, पी पॉइंट से आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। अब अपने करना क्या है, जो सॉलिड एंगल आता है ना उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो लिखो, फॉर्मूला, कंपोनेंट ऑफ डीएस वेक्टर अलोंग आर वेक्टर ओवर आर स्क्वायर, ये होता है। पूरी +1 में नहीं यूज करेंगे इसको, +2 में पहले चैप्टर में यूज कर लेंगे, ठीक है। बेटे ए वाला एंगल कोण है, कोण ऐसा घूमया ना, इस तरह, देखो ऐसा घूम रहा है ना कोण, यहां पे ये कितना ट्विस्ट कर रहा है, कितना टर्न कर रहा है, ये जो पूरा रिंग बना, दैट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हमेशा 3D होता है, ठीक है ना, 360 तो प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल कन्फाइंड है ना इतनी जगह में, ये एरिया बढ़ता जाएगा, क्या सॉलिड एंगल बढ़ेगा, ब्रॉड होगा कि कम हो जाएगा, एरिया कम कर देंगे थिन हो जाएगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होना है, घूमना से पूरा है, टिल्ट से पूरा करना है, ठीक है। ऐसा लिख लिया। अब कंपोनेंट कैसे निकालते, देखो आपको पता होना चाहिए, ऐसे किसका कंपोनेंट निकालना है, क्या हमने डीएस का कंपोनेंट इसकी तरफ निकालना है, आर की तरफ के, आर का कंपोनेंट डीएस की तरफ, क्या लिखा पढ़ो, कंपोनेंट ऑफ डीएस अलोंग आर, समझ लीजिए पहले। अच्छा, कंपोनेंट निकालने का सबसे इजी मेथड देखो, इन दोनों में एंगल होगा, क्या एंगल है, मान लो ये थीटा, क्या ये एंगल प्लेन है कि सॉलिड है, प्लेन है, क्योंकि ये दो वेक्टर में एंगल ऐसे, देखो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, क्या ये दो लाइंस नजर आ रही हैं, क्या ये दो लाइंस कोण बना रही हैं, क्या ये दो लाइंस पूरी 3D में कौन बनाएंगी, कि ये आर्क बनाएंगे, बताओ क्या इनमें आर्क बनेगा कि प्लेन एंगल बनेगा कि सॉलिड एंगल, आर्क बनेंगे, तो क्या होगा, प्लेन एंगल। कितना प्लेन एंगल है यहाँ पे, थीटा, समझ लगी पहले। बट पी पॉइंट के राउंड देखो 3D फिगर है, ऐसे पूरा ट्विस्ट कर रहा है, ऐसे ही है ना, तो जो एंगल पूरा ट्विस्ट करे क्या बना दे, कोण बना दे, क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल ऐसे करता है, प्लेन एंगल ऊपर जाता है, क्लॉक एंटी क्लॉक जाएगा या क्या जाएगा, क्लॉकवाइज, ऐसे जाएगा ना। जो वॉल क्लॉक है, वॉल क्लॉक में जो आपके पास कौन सी इंडियल चेयर मूव कर रही है अभी, सेकंड हैंड है ना, सेकंड हैंड जो मूव करता है वो क्लॉक जा रहा है, वो प्लेन एंगल ट्रेस कर रहा है कि सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल।
अच्छा कंपोनेंट निकालते कैसे हैं, जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है उसको लिखो, ठीक है सुन लो, कंपोनेंट एक वेक्टर का कैसे निकालते हैं, जिस वेक्टर कंपोनेंट निकालना उसको लिख दिया, उसका मैग्नीट्यूड, क्या मैंने इसके ऊपर एरो डाला है, अगर मैं एरो नहीं डाल रहा तो आई एम डीलिंग ओनली विद मैग्नीट्यूड, साथ में क्या लिख देना है, कॉस थीटा, ये रूल है। आपने डीएस का कंपोनेंट इसके लॉन्ग निकाल लेना, नीचे वाले एरो के लॉन्ग, कितने एंगल बन रहे दोनों में, तो इसका कंपोनेंट इसके लॉन्ग क्या आएगा, डीएस कॉस थीटा, क्या आएगा, डीएस कॉस थीटा। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए सॉलिड एंगल में, कल को पेपर में 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि सॉलिड एंगल होता क्या है, डिस्क्राइब करो, तो आपको मिनिमम इतना लिखना पड़ना, मिनिमम, इससे ज्यादा नहीं लिखना, इससे कम तो बिल्कुल नहीं लिखना, कोई थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा डायग्राम फॉर्मूला बस। हाँ ये देखो, ये सिंपल डीएस वेक्टर इधर जा रहा है ना, इसका क्या करें, इसका इफेक्ट नोट कर रहा है किस डायरेक्शन में, इधर। देखो रिवर में जो पानी फ्लो होता है ना, पानी जा रहा सामने, क्या रिवर का जो पानी का फ्लो है उसका इफेक्ट सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि साइड में भी है, साइड में होता है ना, पर ज्यादा इफेक्ट किसमें होता है, साइड में भी तो होता है ना। ऐसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर वो इस डायरेक्शन में जा रही है उसका कोई ना कोई कंपोनेंट उसके लेफ्ट और राइट साइड में भी होगा। अगर आपने इस वेक्टर का कंपोनेंट थीटा एंगल पे निकालना है तो क्या कंपोनेंट होगा, डीएस कॉस थीटा। अगर कोई अल्फा एंगल आ जाएगा क्या होगा, डीएस कॉस अल्फा। मान लो ये 45 डिग्री होता तो कितना कंपोनेंट आता, डीएस कॉस, और कॉस 45 कितना होता है, 1/2। कर सकते हैं ना। तो वेक्टर में जब भी आपने कंपोनेंट्स निकालने हैं, आपको क्या यूज करना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री। इसलिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री की थी। मान लो एंगल 15 डिग्री आ गया तो cos 15 कैसे निकालेंगे, पता किसी को याद है, cos 15 डिग्री हमने डे 1 डे 2 में cos 45 माइनस 30, क्या करना है, cos 45 माइनस 30, ठीक है। तो ये जो चीजें हमने पिछले 1 वीक में पढ़ी है सारी यूज होनी है स्टेप बाय स्टेप। और अगर किसी ने क्लासेस मिस की हुई हैं, वो 5-6 लेक्चर्स मैंने इकट्ठे प्लेलिस्ट में डाल दिए हुए हैं, तो आप उनको देख लो, ठीक है। रोज के 2-2 देखने शुरू करो, 3 दिन में सारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां क्लियर हो गया। कंपोनेंट मतलब उसका पार्ट, उसका इफेक्ट, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इन्फ्लुएंस। रिवर फ्लो सीधा कर रही है, मान लो किसी कॉर्नर पे ना कोई रोड है और केविन हो गई, केविन मतलब डूब गई, पानी तो चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। इसका नहीं, पानी की जो वेलोसिटी फॉरवर्ड थी उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट राइट साइड पे भी था, होता है ना। ऐसे हिल एरियाज में रोड के पेवमेंट नीचे गिर जाती है, पानी आ जाता है, क्यों आता है, बिकॉज ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। बेटे आर कहां जा रहा है, इधर, डीएस कहां जा रहा है, इन दोनों में आपस में एंगल कितना है, थीटा। आपने किसी भी 2 वेक्टर में एंगल नोट कर लिया, इसका कंपोनेंट निकालना है किसकी तरफ, इसकी तरफ, तो इस वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों में जितना एंगल है वो नोट करो cos थीटा से, ठीक है। हो गया क्लियर, पहले सिर्फ इतना पढ़ना आपने, बाकी जो वेक्टर करेंगे सारी डिस्कस हमने करना, सारा डिटेल में पढ़ना, ठीक है। डन हो गया जी। हाँ ये आपको पता होगा जब आप क्वेश्चन करोगे, पूरी +1 में कोई क्वेश्चन नहीं आना डीएस के ऊपर, इसके ऊपर पहला क्वेश्चन कब आएगा, ये +2 में, चैप्टर 1 में। अच्छा ये कर लिया नोट, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, स्टी रेडियन, क्या यूनिट इसके, स्टी रेडियन, ओके। जैसे उसके रेडियन थे ना, इसके क्या है, स्टी रेडियन, उसमें आर्क अपॉन रेडियस था, इसमें क्या है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एरिया अपॉन, ठीक है। बेटे क्लियर होगी चीज पहले, हाँ एरिया डायरेक्शन, ठीक है, याद रखो अब +1। चलो स्टार्ट करें। तो पहले आपने डायमेंशंस के बारे में थोड़ा मैंने बताया भी आपको, ठीक है। अभी हमने उसकी एप्लीकेशन स्टडी करनी है कि डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, क्या क्या काम करता है, बट उसके ऊपर सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले पढ़ लें, अपनी कॉपी पे शॉर्ट में लिख लेना। जैसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहले आप चाहे सीजीएफ में काउंट करो, चाहे एमकेएस में काउंट करो, ठीक है, चाहे फुट पाउंड सिस्टम में काउंट कर लो, डायमेंशन फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला अगर L⁻1 है, चाहे मीटर्स में हो, चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे फीट में हो, चाहे माइल्स में हो, वो सेम रहता है। ये आपने याद रखना है। आपको पेपर में असर्शन रीजन क्वेश्चन में ही असर्शन आ सकती है, ठीक है। 3 असर्शन रीजन क्वेश्चन आपने टेंशन भी किए होंगे ना, आते हैं ना, उससे बोलते हैं स्टेटमेंट ट्रू और नॉट, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड,
प्योर नंबर कौन होते हैं? 1 2 3, 1 by √2, √7, 3 power 1 by 3, ये सारे कौन है? प्योर नंबर। और प्योर रेशियो 2 by 3, 7 by 9, इनके कोई डायमेंशन फॉर्मूले नहीं होते यार। जो भी रेशियो होंगी ना, आप प्योर का मतलब हो गया कि डेंसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर दो, लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर दो, मास को मास से डिवाइड करो, आपके पास क्या आएगा? डायमेंशनल लेस क्वांटिटी आएगी। क्या आएगी? डायमेंशन लेस का मीनिंग कोई डायमेंशन नहीं आने। एग्जांपल लिखी हुई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लास 10 में किया ना, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, दोनों स्पीड्स को डिवाइड करोगे कुछ नहीं आता। ठीक है। थर्ड कहता है सिमिलर डायमेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो अपनी कॉपी पे लिखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बेटे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमो का मतलब क्या होता है? सेम। कहता है सिर्फ वही क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी जिनके डायमेंशंस क्या है? क्या आप मास में फोर्स ऐड कर सकते हो? वी कैन नॉट ऐड मास इनटू फोर्स, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट मास फ्रॉम फोर्स। क्यों नहीं कर सकते? दोनों क्या है? डिफरेंट डायमेंशन है। सिर्फ वही क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है जिनके डायमेंशंस क्या होते हैं? सेम। कहते हैं लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन कौन है? लॉग एक्स किया था हमने मैथमेटिकल टूल्स में। कहते हैं लॉग एक्स हो जाए, ई पावर एक्स हो जाए, आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका मीनिंग लॉग के बाद कोई भी नंबर लगा होगा या ई की पावर में कोई भी नंबर होगा, इनके कोई डायमेंशंस नहीं आते। ये सारे रूल्स हैं, अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस हैंडल करना है तो ये रूल्स लर्न करने पड़ने हैं। इनको पेज पे लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर देना ताकि याद रहे। ठीक है। कहते हैं पावर आर डायमेंशनलेस, इसका मीनिंग जहां जहां पावर मिलेगी वो सारी क्या होंगी? डायमेंशनलेस। ठीक है। कहीं पे पावर में मिल जाए कुछ। कहते हैं डायमेंशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी मे बी इक्वल, दो क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो सकते हैं बट नीड नॉट बी सिमिलर। जैसे वर्क और टॉर्क, पता है किसी चीज को रोटेट करवाना होता है ना, किसी चीज को रोटेट करना क्या चाहिए होता है? टॉर्क चाहिए होता है। किसी चीज को पुश करना या पुल करना क्या चाहिए? फोर्स। बट किसी को रोटेट करवाना क्या चाहिए? और जब पुश पुल करते रोटेट करते तो एनर्जी ट्रांसफर होता है, क्या होता है? वर्क होता है। वर्क और टॉर्क का डायमेंशन होना बिल्कुल सेम आएगा, बट क्या दोनों का मीनिंग सेम है? नहीं। ठीक है, समझ लगे पहले कि कुछ क्वांटिटीज आएंगी जिनका डायमेंशन फॉर्मूला मे बी सिमिलर बट दे डोंट हैव सेम मीनिंग और रिप्रेजेंट सेम क्वांटिटी। तो ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है इनकी। ठीक है। डायमेंशन ऐसे जब भी यूज करेंगे सारी प्रॉपर्टीज हमारे माइंड में घूमती हो चाहिए। डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव यूनिट, पता कोई ऐसी क्वांटिटी जिसका डायमेंशन नहीं है बट यूनिट है? एंगल याद है क्या होता है? आर्क ओवर, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, कट गए, कुछ आना है। बट क्या एंगल का कोई यूनिट होता है? होता है कोई यूनिट एंगल का? क्या होता है ऐसा यूनिट एंगल का? रेडियन। ठीक है, तो एग्जांपल लगे पता। दूसरी कौन सी एग्जांपल है? सॉलिड एंगल, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, ये क्लियर होगी चीज पहले, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ये हो गया सारा। तो ये सारे अराउंड कितने पॉइंट्स है? 7 पॉइंट्स हैं, ये आपने लर्न करने हैं। ठीक है, 3 मार्क में क्वेश्चन भी आता है, व्हेन वी कैन अप्लाई डायमेंशनलेस, या what rules we should remind to apply, या we need to remember to apply dimensional analysis। बोलो बेटे। फिफ्थ के विच ये पावर द डायमेंशनलेस, कोई भी इक्वेशन मिलेगी 2 पावर समथिंग लिखा होगा, c पावर समथिंग, वो सारी क्या है? डायमेंशनलेस। किसी भी वेरिएबल कांस्टेंट की कोई भी पावर हो वो हमेशा क्या होगी? डायमेंशनलेस होगी। ये अपने याद रखना। जैसे e पावर x लिखा हुआ ना यहाँ पे, e पावर x क्या है यहाँ पे? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, ध्यान रखना है चीज। ठीक है, अभी जो आपके 22 को मई को पेपर होने हैं उसमें मिनिमम 10 नंबर का पेपर डायमेंशन से आना है और सारे न्यूमेरिकल आने हैं। 22 मई को पेपर स्टार्ट आपके। ठीक है, तो 4 चैप्टर आएंगे, उनमें से करेंगे। पहला ये वाला है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में 6-7 नंबर का पेपर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, टॉपिक पढ़ो, एप्लीकेशन हेडिंग डालो, लिखो कॉपी पे, हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहली एप्लीकेशन क्या है पढ़ो? To convert the one physical quantity from one system of units into another। ठीक है, एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अभी मैं जो क्वांटिटी बताऊंगा उनके डायमेंशन फॉर्मूले अगर हमें लर्न होंगे तो हमारा क्वेश्चन होना है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन लर्न नहीं होना। इन्होंने कहा हुआ है एक क्वांटिटी है 5 मीटर, कितनी हुई? 5 मीटर, वहां से वहां तक। क्या 5 मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्वांटिटी बदलेगी कि क्वांटिटी उतनी रहेगी?
क्या वहां से वहां तक डिस्टेंस 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर सेम है कि डिफरेंट है? 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर बोथ आर इक्वल और डिफरेंट? सेम। भाई क्वांटिटी सेम रहती है, अगर आपने न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ा दिया तो यूनिट कम हो जाएगा, यूनिट बढ़ा दिया तो वैल्यू 5 मीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर ना, मीटर से सेंटीमीटर गए, यूनिट क्या कर दिया? छोटा, वैल्यू क्या हो गई? बड़ी। समझ लगी मेरे? ये तो बड़ा सिंपल है, लर्न हुआ हुआ में। अब मैं सिंपल सा क्वेश्चन पेपर में आपको करवाता हूं, उसको करते हैं। लिखो, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये आपने याद करना है। कैसे ही करना है याद, मैं आपको बताता हूं। यहां से लिखो कॉपी पे, n1u1 इक्वल टू n2u2। n क्या होता है? मैग्नीट्यूड नंबर का होता है। u क्या होता है? यूनिट होता है। n1u1 इक्वल टू n2u2। u1 क्या है? फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट मास कितना है? m1 l1 t1 की पावर कितनी है? abc हमें नहीं पता। अगर कोई क्वांटिटी में बताऊंगा तो abc पता होगा ना उनकी पावर्स। ये दूसरा सिस्टम है, इसमें कितनी है? m2 l2 t2 पावर कितनी है? सेम। क्या यूनिट चेंज करने पे डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज होता है? अभी पढ़ा था ना हमने। अगर यूनिट चेंज करेंगे लेंथ लेंथ ही रहेगी कि चेंज हो जाएगी? तो पावर तो सेम रहनी, बट फर्क किस चीज का पड़ा? एम केस में मास किस में आया था? किलोग्राम में। लेंथ किस में आई थी? और टाइम किस में आया था? और सीजीएस में मास किस में आया था? ग्राम्स में। लेंथ किस में आई थी? और टाइम। फर्क इस चीज का। चलो देखो, फॉर्मूला क्लियर हो गया। पहले ये आपने फर्स्ट यूनिट में था लिखा था, ये आपने किस में लिखा था? अगर आपने n1 निकालना होगा तो इसको इससे डिवाइड कर दोगे, अगर n2 निकालना होगा तो इससे। फॉर्मूला लिख के लेने दें। अब सिंपल है क्वेश्चन। कहते हैं 60 वॉट पावर है, इसको चेंज करो सीजीएस में। किसमें चेंज करो? वॉट पावर का यूनिट होता है, सभी को पता ना। तो अभी डायमेंशनल फॉर्मूला पावर का तो पता नहीं होगा, तो मैं पहले आपको पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा। टॉप पे ये फॉर्मूला लिख लिया सभी ने कॉपी पे, इसको इरेज कर देते हैं। अब हमने करना क्या है? 60 वॉट को कन्वर्ट करना किसमें? सीजीएस में। स्टार्ट कैसे करते हैं? स्टार्ट करते हैं n1u1 इक्वल टू, जो गिवन है उसको लिख दो, ये नहीं गिवन है, ठीक है। ये कौन सा सिस्टम है? एसआई। ये कौन सा सिस्टम है? सीजीएस, ठीक है। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। कई बार होता है अपनी मर्जी से नया सिस्टम बना देते हैं, वो भी क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आपने क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है ये बताओ? कौन सी क्वांटिटी है ये? पावर। हमने पावर को ब्रेक करना है किसमें? फंडामेंटल। फंडामेंटल कौन है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये सारे में। पावर का फॉर्मूला पता है? क्लास 10 9th में किया था आपने। आई स्क्वायर आर ना यूज करो, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं पता। क्लास 9th वाला जूल्स बाय सेकंड, जिसको कहते हैं वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू। अभी तक इसमें 3 क्वांटिटीज आई हैं। क्या डिस्प्लेसमेंट जो लेंथ होती है वो फंडामेंटल होती है? लेंथ फंडामेंटल होती है कि नहीं होती? टाइम फंडामेंटल है कि नहीं है? क्या फोर्स है? फोर्स का फॉर्मूला क्लास 9 में करा था, क्या पढ़ा था? अब बताओ, क्या मास फंडामेंटल है कि नहीं? एक्सेलरेशन है फंडामेंटल? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? वेलोसिटी बाय, क्या वेलोसिटी फंडामेंटल है? तो वेलोसिटी को किसमें तोड़ेंगे? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। अब देखो सारी क्वांटिटीज फंडामेंटल आ गई हैं। मास भी फंडामेंटल, एस डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है, ये टाइम टाइम टाइम। मास की पावर कितनी आएगी फाइनली? लेंथ की पावर, और टाइम नीचे है। बेटे ये ऐसे फॉर्मूला जनरेट होता है। तो अगर आपको ये सीक्वेंस में फॉर्मूले याद होंगे तो ये लर्न करना डिफिकल्ट नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगा ये लर्न कभी ना करो, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करके लर्न हो जाएंगे। अगर आपको ये वाले सारे फॉर्मूला आते होंगे तो ये होगा, ठीक है। तो आपने जितनी भी क्वांटिटीज पढ़नी है सभी के फॉर्मूले आने चाहिए। ये फॉर्मुलेशन अगर आएंगे, रिलेशन आएंगे तो जाके ये बनेगा, अदरवाइज नहीं बनना, ठीक है। क्लियर होगी चीज? पहले कोई डाउट इसमें? ये वाला लास्ट वाला, अच्छा ये वाला जो टी था ना, ये सेपरेट कर लिया। ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या थी? स्पीड ओवर डिस्टेंस ओवर टाइम था। डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हो ना, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर करते थे ना। डायमेंशन को हमें लिख लिया सभी ने, हो गया। चलो अगर तो याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो बनाना सीखो।
हाँ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ मेन सम पे आता है, कर लिया नोट, कर दो रेट, लिखो लिखो। डन, चलो क्वांटिटी कौन सी है, पावर है, ऐसे आपने डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। इधर लिखना आपने SI फर्स्ट सिस्टम, यहां पे क्या लिखना है सीजे, ये सेकंड है, ये कौन है बताओ। SI में मास किसमें मेजर होता है, कौन कौन आ रहा है, मास लेंथ टाइम आ रहा है ना, और तो नहीं कोई आ रहा। मास किसमें मेजर होता है, लेंथ टाइम, इसमें ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर, टाइम। हमने N2 निकालना है कि N1, ऐसे निकाल लेंगे। M1 बाई M2 पावर कितनी आएगी 1, L1 बाई L2 पावर कितनी आएगी 2, T1 बाई T2 पावर कितनी आएगी -3। वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। चलो सिंपल एक्सपोनेंट है, ये किलोग्राम है, ये ग्राम है। की चाहिए तेनू, बिल्कुल 1 kg की वैल्यू क्या पुट करोगे 1000 ग्राम, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर पुट करोगे 100 सेंटीमीटर। ठीक है, बेटे कर लोगे ये पुट, बताओ फिर सिंपलीफाई करके क्या आएगा। थाउजेंड ग्राम ओवर ग्राम पावर 1, 100 सेंटीमीटर ओवर सेंटीमीटर पावर 2, सेकेंड ओवर सेकेंड पावर -3। हंड्रेड स्क्वायर हो जाएगा ये। इसका मीनिंग अगर पावर को आपने सीजीएस में चेंज किया तो वैल्यूज 10 पावर 7 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, हो गया क्लियर। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड। तो अब अगर आप बुक परचेज कर लेते हो, बुक में बड़े सारे क्वेश्चन हैं, मैं कुछ क्वेश्चन आज भेजूंगा होमवर्क में जो आपने करने होंगे। ठीक है, 2-3 दिन में अपन यही न्यूमेरिकल ही करेंगे 2-3 डेज। ठीक है, यूनिट में दसिया ही नहीं। पावर द सीजीएस यूनिट की होता है अर्ग पर सेकंड, कितना होता है अर्ग पर सेकंड। तो 1 जूल में 10 पावर 7 अर्ग होते हैं, अगर डायरेक्टली याद हो। और ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क या 2 मार्क में आता होता है पेपर में, ये थोड़ा इजी है इसलिए 2 मार्क तक आएगा। देखो इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट किया हुआ है। किया हुआ न्यूटन को डाइन में। मेथड जैसे मैंने बताया ना, टॉप पे लिख के सीजीएस ऐसे ही करो, वैसे सीक्वेंस में करना है। ठीक है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला तब लगाना अगर आपको पक्का श्योर है कि फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला आते हैं तो सीधा लगा लो, नहीं तो डायमेंशन ड्राइव करो। पहले मैंने ड्राइव करके दिखाया ना आपको पावर का। स्टार्टिंग में इनिशियल 3-4 डेज आपको ड्राइव करने पड़ेंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे लर्न हो जाएंगे। ठीक है, फाइनल तक सारे लर्न हो जाएंगे। सेकंड लिखो, सेकंड टाइप कौन सी है, लिखो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल डायमेंशन इन इक्वेशन। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन। इक्वेशन में डायमेंशंस में होमोजेनिटी होती है। करते देखते थे, मैंने भी बताया था, क्या फोर्स में मास ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता ना। ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर दो क्वांटिटी कहीं पे ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, मींस दोनों के डायमेंशंस क्या होंगे सेम होंगे। ठीक है, लिखो क्या लिखा पढ़ो, चेक द इक्वेशन वेदर करेक्ट और नॉट। ये क्या इक्वेशन ठीक है कि नहीं है, वैसे पढ़ी कभी ये इक्वेशन, वैसे हम तो ठीक है बट हम प्रूफ करेंगे कि ठीक है। कैसे ठीक करते हैं पहले देखो, एस इक्वल टू यूटी प्लस, ठीक तब होगी अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे डायमेंशन फॉर्मूले क्या आएंगे सेम आएंगे। तो सबसे पहले आरएचएस को सॉल्व करते हैं। यूटी, यू कौन है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है ना।
डिस्टेंस क्या होता है, L पावर 1 टाइम क्या होगा, तो यहां पे इसका डायमेंशन होगा क्या पुट करोगे, और टाइम फंडामेंटल है, कितना आंसर आ जाएगा, लग गया पता। अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आता साइड पे आप खुद बनाया करो, मैं बना रहा हूं ना, आपने बनाना। दूसरा कौन है, हाफ नंबर है, प्योर नंबर है या फ्रैक्शन है, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। और ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, v बाई टी, वेलोसिटी ऊपर निकाली हुई है, ओवर टी आएगा, जल्दी करो बताओ कितना आएगा ये, L1 टी माइनस, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहां बैठा हो कि कैसे आ रही चीज, ठीक है। फॉर्मूले सीक्वेंस में घर जाके आधा घंटा लगेगा 50 लिखने में, बनाने में, ठीक है। तो सारे 25 कर लो, 25 आज लर्न कर लो, 25 कल लर्न कर लेना, ठीक है। और टाइम का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, क्या ये दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ गया, दे कैन बी एडेड और नॉट, यस। तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या आएगा। अच्छा कभी ध्यान रखना, लेंथ को लेंथ प्लस से टू लेंथ ना लिख देना, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड से डील नहीं कर रहे, किसे डील कर रहे हैं, यूनिट से। मीटर में जब मीटर ऐड होता है बचता क्या है, मीटर आता है, 2 टाइम मीटर तो नहीं आता, 2 टाइम नंबर होता है मैग्नीट्यूड, यहां पे हम किससे डील कर रहे हैं, यूनिट से, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट लिखोगे क्या, बाय होमोजेनिटी, क्या लिखोगे, क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए ऐड हो गए। और ये राइट हैंड साइड थी, एलएचएस पे कौन है, ये कौन है, वो क्या है, क्या एलएचएस आरएचएस इक्वल है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, यस इट इज करेक्ट। तो दो एप्लीकेशन कर लिए, पहली एप्लीकेशन में यूनिट कन्वर्ट किया था, दूसरी में हमने होमोजेनिटी यूज करके करेक्टनेस चेक किया कि रिलेशन करेक्ट है कि नहीं है, बोलो। होमोजेनिटी का मतलब होता है those quantities can be added, लिखो dimension of all the terms in the equation must be same, पहली गल is known as principle of homogeneity. If the dimension of all terms are not same, equation must be wrong. जैसे पहली टर्म ये ut थी, ये हाफ इट इसके कौन सी थी, सेकेंड टर्म, दोनों के डायमेंशन सेम आए कि डिफरेंट आए, तो फिर बिल्कुल करेक्ट है। जो राइट हैंड साइड पे है वही लेफ्ट हैंड साइड पे है कि नहीं है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो चेक द इक्वेशन, हमारा सारा काम हो गया, ठीक है, कर लिया इन्होंने भी ऐसे किया। अच्छा डायमेंशन फॉर्मूले हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में डालने, याद रखना, बाकी डालो ना डालो, डायमेंशन फॉर्मूले को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देना। चलो हाँ इतना ही कर लो, हाँ बेटे जितना इतना लिखे भी कर लो, वो लिखे भी कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, 2 मिनट रह गए। चलो दो एप्लीकेशन डिस्कस कितनी है, कन्वर्ट ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, और दूसरी क्या है, चेक द करेक्टनेस डायमेंशन पे। होमवर्क में मैं इसी के ऊपर क्वेश्चन दूंगा, आपने 50 डायमेंशन तो लर्न करने, लिख लेने आज, लर्न चाहे 10-10 करके कर लो, चाहे